नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है मृदा की समस्याएं एवं मृदा संरक्षण के उपाय। सबसे पहले बात करेंगे मिट्टियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। संसार के विभिन्न भागों में मिट्टियों से जुड़ी अनेक समस्याएं मौजूद हैं, जैसे मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, लवणीयता व क्षारीयता, जलभराव, मृदा के निम्नीकरण यानी मृदा की गुणवत्ता या उर्वरता में कमी आना, इसके अतिरिक्त मृदा प्रदूषण की। इस तरह संसार के विभिन्न भागों में मिट्टियों से जुड़ी अनेक प्रकार की समस्याएं मौजूद हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मिट्टियों से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं को हम दो वर्गों में रख सकते हैं। एक मृदा अपरदन, दूसरा मृदा का निम्नीकरण। अब हम बात करेंगे मृदा की प्रमुख समस्याओं में से एक मृदा अपरदन के बारे में। मृदा के ऊपरी आवरण का विनाश होना ही मृदा अपरदन कहलाता है, यानी मिट्टी की ऊपरी सतह का क्षरण होना या उसका नष्ट होना ही मृदा अपरदन है। बताना चाहूंगा, प्रकृति में मृदा के निर्माण तथा उसके अपरदन की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, अर्थात दोनों में संतुलन बना रहता है। लेकिन किसी कारणवश दोनों प्रक्रियाओं में असंतुलन उत्पन्न होता है। यह असंतुलन प्राकृतिक कारकों द्वारा भी हो सकता है या मानवीय कारकों जनित भी हो सकता है। लेकिन जब मृदा निर्माण की प्रक्रिया तथा उसके अपरदन की प्रक्रिया, इन दोनों में असंतुलन उत्पन्न होता है, तो परिणाम यह होता है कि मिट्टी के कटाव की दर इतनी अधिक हो जाती है कि मिट्टी के निर्माण में संलग्न कारक उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। यानी जितनी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है उतनी मात्रा में मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता। मृदा के अपरदन के दो प्रबल कारक हैं, एक जल तथा दूसरा पवन। बहते हुए जल या नदियों द्वारा अपरदन का कार्य मुख्यतः आर्द्र क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है, यानी जिन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक बारिश होती है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है। जबकि पवन द्वारा मृदा अपरदन का कार्य मरुस्थली भागों में अधिक प्रभावी होता है। लेकिन इन दोनों कारकों की तुलना करें तो इनमें से बहता हुआ जल या कहें नदियां, इनके द्वारा होने वाला मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। जैसा कि हम जान चुके हैं, मृदा अपरदन के दो प्रमुख कारक हैं, एक जल, दूसरा पवन। सबसे पहले बात करते हैं जल द्वारा मृदा अपरदन के बारे में। जल द्वारा मृदा अपरदन के तीन प्रकार हैं, एक परत अपरदन, दूसरा क्षुद्र सरिता अपरदन, तीसरा अवनालिका अपरदन। बात करते हैं परत अपरदन के बारे में। परत अपरदन उन क्षेत्रों में अधिक होता है जो विस्तृत है, सपाट है, चौरस है और अपेक्षाकृत उनका मंद ढाल है। ऐसे क्षेत्रों में भूमि पर बहता हुआ जल समान गहराई तक मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर या कटाव करके ले जाता है। ऐसे अपरदन को परत अपरदन कहा जाता है, यानी मिट्टी की ऊपरी परत पूरी तरीके से हट जाती है। इसे
चादरीय पर्दन भी कहा जाता है। जल द्वारा मृदा अपर्दन का दूसरा प्रकार है शूद्र सरिता अपर्दन। शूद्र सरिता अपर्दन उन भागों में अधिक होता है जहां की भूमि ढालू है। इस ढालू भूमि पे अपेक्षाकृत तेजी से बहता जल मिट्टी में अंगुल्याकार यानी अंगुली के आकार जैसी या इससे बड़ी आकार की नालियां बनाता है, जिससे मिट्टी का तेजी से कटाव होता है। जल द्वारा मिट्टी का इस तरीके के अपर्दन को शूद्र सरिता अपर्दन कहा जाता है। जल द्वारा मृदा अपर्दन का तीसरा प्रकार है अवनालिका अपर्दन। बताना चाहूंगा, अवनालिका अपर्दन शूद्र सरिता अपर्दन का ही विकसित रूप है। यदि ढालू भूमि पर बनने वाली छोटी छोटी नालियों को बढ़ने से, उनके विकसित होने से रोका नहीं जाता है तो इनकी गहराई, इनकी लंबाई व चौड़ाई बढ़ने लगती है। इनके बढ़े हुए आकार को अवनालिका कहा जाता है। इन अवनालिकाओं से संपूर्ण कृषि भूमि ऊबड़ खाबड़ धरातल में बदल जाती है, यानी वहां बीहड़ बन जाते हैं, ऊंचे ऊंचे कटक और उनके बीच में गहरी गहरी कंदराएं। इस तरह कृषि योग्य भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। इस प्रकार जल द्वारा मृदा अपर्दन के ये 3 प्रमुख रूप हमने जाने। आपके सामने दिए गए चित्र के माध्यम से भी आप परत अपर्दन, शुद्ध सरिता अपर्दन व अवनालिका अपर्दन के बारे में समझ सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि परत अपर्दन के अंतर्गत भूमि की ऊपरी परतें या कहें मिट्टी की ऊपरी परतें परत दर परत रूप में हटने लगती हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपरी परत यहां से समाप्त हो गई, जबकि शुद्ध सरिता अपर्दन के अंतर्गत धरातल पर छोटी छोटी नालियां बनती हैं। ये परत अपर्दन और शुद्ध सरिता अपर्दन संयुक्त रूप में भी हो सकता है, साथ साथ भी चल सकता है। और जैसा कि बता चुका हूं कि शुद्ध सरिता अपर्दन का ही विकसित रूप है अवनालिका अपर्दन। जैसा मैंने बताया कि जब धरातल पे छोटी छोटी नालियां बनने लगती हैं तो उन नालियों को बढ़ने से, विकसित होने से यदि रोका नहीं जाता है तो वो अधिक गहरी, अधिक लंबी व चौड़ी हो जाती हैं और अवनालिकाओं का रूप ले लेती हैं और इससे बड़े क्षेत्र पे और बड़ी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। मृदा अपर्दन का दूसरा प्रमुख कारक है पवन। पवन द्वारा मृदा अपर्दन का कार्य मुख्यतः मरुस्थलीय भागों में अधिक होता है, जहां की जलवायु दशाएं शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रकार की होती हैं। इन क्षेत्रों में धरातल पर बड़ी मात्रा में असंगठित बालू के कण पाए जाते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में तीव्र गति से बहती पवन इन असंगठित बालू के कणों को अपवहन करके या उड़ा करके दूर स्थित क्षेत्रों में निक्षेपित करती है या कहीं जमा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी परत समय के साथ अपर्दित हो जाएगी, कट जाएगी और नीचे की नग्न सेलें उभरने लगेंगी या दिखाई पड़ने लगेंगी। इतना ही नहीं, इस पवन द्वारा मरुस्थलों से जो बालू के कण उड़ाए थे, वो बालू के कण जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टियों के ऊपर जमा किए हैं, निक्षेपित किए हैं, वहां की मिट्टियों का उपजाऊपन भी प्रभावित होगा, साथ में मरुस्थलीकरण भी बढ़ेगा। इस प्रकार बहते हुए जल के बाद मृदा अपर्दन का
दूसरा प्रमुख कारक है पवन। इसके अतिरिक्त भूस्खलन या लैंडस्लाइड के विभिन्न रूपों द्वारा भी मृदा का अपर्दन होता है। इस प्रकार हमने मृदा के अपर्दन तथा उसके दो प्रमुख कारकों के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे मृदा से जुड़ी दूसरी बड़ी समस्या, मृदा के निम्नीकरण की, सोयल डिग्रेडेशन। मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आना या मिट्टी की उर्वरता या उत्पादकता में कमी आना ही मृदा का निम्नीकरण कहलाता है। मृदा का निम्नीकरण प्राकृतिक कारकों के द्वारा भी हो सकता है। मृदा का निम्नीकरण मानवीय कारकों जनित भी हो सकता है, किंतु प्राकृतिक कारकों से यदि मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई है तो वह प्रकृति में फिर से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, किंतु मानवीय क्रियाकलापों से यदि मिट्टी की उर्वरता का ह्रास हुआ है, उसकी गुणवत्ता में कमी आई है, तो वो मृदा के स्वास्थ्य की दृष्टि से घातक है। बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते खाद्यान्न की मांग के कारण वर्तमान में भूमि का गहन उपयोग किया जा रहा है, जिससे अति सिंचाई के कारण कृषि योग्य भूमियों में जल भराव, लवणता, क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके अतिरिक्त बढ़ते कीटनाशक व रसायनों का प्रयोग तथा फसल हेरफेर की उपेक्षा करने से आज मिट्टी की उर्वरता तथा उसकी गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है। ये वो मानवीय कारक हैं जिनसे मिट्टी का तेजी से निम्नीकरण हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि संसार के विभिन्न भागों में मिट्टियों से जुड़ी अनेक समस्याएं मौजूद हैं, इसलिए मिट्टी की उर्वरता व उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने तथा मिट्टियों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने हेतु हमें मृदा का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। यहां पर मृदा के संरक्षण के कुछ प्रमुख उपाय तथा तकनीकें बताई गई हैं, जिनमें मृदा संरक्षण का पहला उपाय है समुच्चय रेखीय जुताई, यानी ढालू भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई करना। इससे होगा क्या? इससे मृदा के अपर्दन में कमी आएगी। इसलिए वे भाग जिनकी प्रकृति ढालू है, उन ढालू भागों पर यदि कृषि की जाती है तो उन खेतों की जुताई समुच्च रेखाओं के समानांतर होनी चाहिए। ऐसे में मृदा अपर्दन में कमी आएगी। दूसरा, सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती भी मृदा संरक्षण का प्रमुख उपाय है और यह भी ढालू भागों पर ही लागू होता है। ढालू भागों पर सीढ़ीदार खेत तैयार करके खेती करने से मृदा के अपर्दन में कमी आती है। उपजाऊ मिट्टी का क्षरण कम से कम हो पाता है, क्योंकि जब सीढ़ीदार खेत होते हैं
तो जल का प्रवाह तेजी से नहीं हो पाता। जल एक खेत में उतरकर फिर दूसरे खेत में, इस तरीके से जल के प्रवाह वेग में कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप मृदा का अपरदन भी कम होता है। मृदा संरक्षण का तीसरा बड़ा उपाय है स्थानांतरित कृषि को रोकना। जैसा कि हम सब जानते हैं, संसार के विभिन्न भागों में आदिम लोगों द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि की खास खूबी यह होती है कि यह कृषि खासकर पहाड़ी ढालों के सहारे की जाती है, और पहाड़ी ढालों के सहारे फैले वन, पेड़ पौधे, झाड़ियां, इन सबको साफ करके खेत तैयार किए जाते हैं। ऐसे में उस पहाड़ी ढाल का वनस्पति आवरण समाप्त हो जाता है, और जब कभी तेज बारिश होती है या तेज वर्षा से मिट्टी का अधिक तीव्र गति से अपरदन शुरू हो जाता है। ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि संसार के जिन जिन भागों में स्थानांतरित कृषि की जा रही है, जिसे भारत में झूमिंग कृषि कहा जाता है, इसको धीरे धीरे स्थायी कृषि में हमें बदलना होगा। मृदा संरक्षण का चौथा बड़ा उपाय है उन्मुक्त पशुचारण पर रोक, यानी खुले में पशु चराई पर रोक लगाना भी जरूरी है, या फिर पशुओं के लिए अलग से चारागाह तैयार होने चाहिए। क्योंकि उन्मुक्त पशुचारण से ऐसा माना जाता है, खासकर वर्षा काल में, जब नव अंकुरित पौधों पर पशुओं के खुर पड़ते हैं, ऐसे में वे पौधे नष्ट हो जाते हैं। इससे धरातल की ऊपरी सतह का वनस्पति आवरण समाप्त होता है। इसके अलावा पशु छोटे छोटे पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ कर भी खा जाते हैं। ऐसे में वनस्पति आवरण में कमी आती है। जब धरातल का आवरण समाप्त होगा, वह नग्न होते चला जाएगा, तो मृदा अपरदन में तेजी आएगी, क्योंकि मृदा का संगठन कमजोर हो जाएगा। दिए गए चित्र के माध्यम से भी आप सीढ़ीदार कृषि में खेतों के स्वरूप को समझ सकते हैं। साथ ही स्थानांतरित कृषि में किस तरह खेत तैयार किए जाते हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं। शस्यावर्तन या फसलों का हेरफेर। शस्यावर्तन से मतलब है खेत में फसलों को बदल बदल कर बोना। ऐसा माना जाता है कि खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से किसी तत्व विशेष की कमी हो जाती है, जिससे मृदा के पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में हमें चाहिए कि वर्ष में एक बार कम से कम खेत में फलीदार फसल जरूर बोएं, जिससे मिट्टी को नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, तथा एक ही फसल को लगातार ना बोएं। इस तरह शस्यावर्तन मृदा के उर्वरता की दृष्टि से उपयोगी है। मल्चिंग। मल्चिंग से तात्पर्य है खेत में फसल काट लेने के बाद पौधों के अवशेष भाग जमीन में ही छोड़ देने चाहिए,
या कहें कि फसल काटते वक्त पौधों को जड़ से न काटे या उखाड़े, बल्कि उनके निचले भाग जमीन में ही छोड़ दें, जिससे खाली समय में ये जड़ें मिट्टी के कणों को संगठित रखेंगी तथा मृदा अपरदन को भी रोकेंगी। आवरण फसल बोना। जैसा कि हमें लगता है कि हम किसी कारणवश खेत में फसल नहीं उगा रहे हैं या उस खेत को पड़त के रूप में छोड़ना है, तो हमें चाहिए कि उस खेत में कुछ ऐसी आवरण फसलें बो दें, जैसे ढेंचा, उड़द या सनई। ऐसी आवरण फसलें बोने से मिट्टी का आवरण बना रहेगा और प्राकृतिक रूप से मिट्टी का उपजाऊपन भी बढ़ेगा, क्योंकि इन आवरण फसलों की पत्तियां सड़ गल करके मिट्टी में मिलेंगी तो पोषक तत्वों की भरपाई होगी। वृक्षारोपण। मृदा के संरक्षण हेतु हमें आवश्यक है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा दें और वृक्षों की कटाई पर भी रोक लगाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिन क्षेत्रों में वनस्पति का आवरण पाया जाता है वहां वनस्पति की जड़ें मिट्टी के कणों को संगठित रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। इसके अतिरिक्त मृदा का उपजाऊपन भी बढ़ता है, क्योंकि वनस्पति आवरण वाले क्षेत्रों में पेड़ पौधों की पत्तियां टूट करके जब मिट्टी में गिरती हैं, सड़ गल करके वो जीवाश्म का रूप ले लेती हैं। ऐसे में मिट्टी में पोषक तत्वों की बढ़ोतरी होती है। इसके अतिरिक्त वनस्पति का आवरण जल के प्रवाह वेग को भी कम करता है। ऐसे में हमें चाहिए कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि धरातल का ऊपरी आवरण बना रहे, मृदा का अपरदन कम से कम हो और मिट्टी का उपजाऊपन भी बढ़े। पट्टीदार कृषि। ढालू भागों पर कृषि करने पर फसलों को पंक्तिबद्ध लगाना चाहिए, या कहें कि पौधों को पंक्तिबद्ध लगाने से जल द्वारा मृदा अपरदन का प्रभाव कम होगा। अवनालिकाओं पर बांध बनाना। अवनालिकाओं के निचले भाग पर बांध या चेक डैम बनाने से ऊपर का पानी उन बांध में इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे में जल का संरक्षण भी होगा, साथ में निचले भागों में मृदा अपरदन भी समाप्त हो जाएगा। परती भूमि छोड़ना। हमें चाहिए कि भूमि का गहनतम उपयोग करने की बजाय वर्ष में कुछ समय खेतों को खाली भी छोड़ना चाहिए, यानी पड़त के रूप में भी छोड़ना चाहिए। इससे खेत की मिट्टी प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों को प्राप्त करेगी। जब भूमि पड़त के रूप में होगी तो उस मिट्टी में मौजूद जीवाणु क्रिया से वह मिट्टी फिर से पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार हमने मृदा संरक्षण के कुछ प्रमुख उपाय व तकनीकों को समझा। धन्यवाद।